आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लीड इंडिया टीवी न्यूज से। आज हमारे स्टूडियो में उत्कर्ष वाजपेयी जी आए हुए हैं। कहते हैं कि सूरज को आईना नहीं दिखाया जाता, लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अभिनय से सूरज को अपने अभिनय का आईना तो दिखाया है। बाराबंकी में इन्होंने जन्म लिया, जबकि इनकी शिक्षा दीक्षा बाराबंकी और लखनऊ में ही हुई। ये पेशे से मेडिकल फील्ड में थे, लेकिन एक दिन इन्होंने सड़क पर चलते हुए स्ट्रीट प्ले करते हुए कुछ कलाकारों को देखा। इनके अंदर से ये भावना जागृत हुई, इनके दिल ने कहा ये मैं भी कर सकता हूं। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं, न तो किसी नाट्य स्कूल में या तो एक्टिंग स्कूल में इन्होंने भाग लिया, लेकिन कहते हैं कि मन में जब किसी चीज की तमन्ना हो, जब कोई चाहत हो, तो कायनात भी जो है उसको मिलाने के लिए तत्पर रहती है। उत्कर्ष वाजपेयी जी ने वही किया। शायद वो स्ट्रीट प्ले देखते हुए इनके मन की भावना ऐसे जागृत हुई कि ये अभिनय के क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अब जहां भी नाटकों का प्रोग्राम होता था, नाटकों को देखना और ये एहसास करना कि इस चरित्र को मैं भी निभा सकता हूं। ये दौर चलता रहा कि कब मुझे वो पड़ाव मिलेगा, वो कदम मिलेगा कि मैं अपने अभिनय के गुणों को दुनिया के सामने ला सकूं। आज हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो कदम कैसे मिला, क्या मिला। और हाँ दोस्तों, कहते हैं कि चाहत होती है तो कदम दर कदम मंजिल मिल ही जाती है। मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं, उत्कर्ष वाजपेयी जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी अपनी यात्रा बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, अभिनय के क्षेत्र में आना कैसे हुआ जी। फिर हम अपने बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि योग्यता किसी पर्चे की मोहताज नहीं होती। बहुत सुंदर। और मैं अपने साहिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से मेरा स्वागत वंदन एवं अभिनंदन किया है, उसके लिए मैं निशब्द हूं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपने शब्दों का जखीरा, जो कि लोग ऐसा कहते हैं, कैसे पेश करूं। लेकिन वही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि योग्यता किसी पर्चे की मोहताज नहीं होती। देखिए दर्शकगण और हमारा कलाकार समाज, हम आपको सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आप चाहे एक्टिंग कीजिए, आप चाहे किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में रहिए, आप चाहे किसी विधा से जुड़े रहिए जी, लेकिन आप जिस विधा से भी जुड़े रहिए उसके साथ 100% ईमानदार रहिए जी, है ना। तो जब आप ईमानदार रहते हैं तब ईश्वर और ईश्वर के द्वारा भेजे गए देवदूत जो होते हैं वो आपके काम को सरअंजाम देने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। तो यही जो मार्गदर्शन है जी, बाराबंकी से आपका जन्म होना, बिल्कुल और अचानक शिक्षा से मेडिकल में आना जी, और फिर अभिनय में आ जाना, एक यात्रा है। तो पहले हम इस यात्रा को अभिनय तक लाते हैं जी, फिर उसके आगे जो है जी, आपके अभिनय वाली यात्रा में क्या संघर्ष है, बिल्कुल हम उस पर बातें करेंगे। ठीक है। देखिए, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेडिकल से जो अभिनय की यात्रा है उसके बीच में काफी लंबा समय अंतराल रहा है, लगभग 15 वर्ष। और मेडिकल मैं करता जरूर था, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विचारधारा कौंधती थी, ये विचार आता था कि यार मैं काम तो कर रहा हूं, मैं वहां पे भी टारगेट अचीव करता था और मैं वहां पे भी जो है परफॉर्मर था, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था, मतलब आधे अधूरे का काम। वैसे भी मेडिकल जो है वो एक्टिंग का ही फील्ड है। बिल्कुल बिना आपको पब्लिक को बताए मेडिसिन तो लेगी नहीं। हाँ। और अगर एमआर है तो मेडिसिन जाहिर सी बात है, मार्केटिंग अपने आप में एक से जुड़ा हुआ है।
और शायद यही कारण था कि जब मेडिकल में काम किया उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल में आ गए, फिर मसाले बेचे, फिर जितना भी मार्केटिंग का फंडा है वो कुल मिला के अभिनय यात्रा के बीच का दौर रहा। तो आपका जो पहला प्रोजेक्ट था जो आपको मिला, जरा वो दर्शकों को बताइए, उसमें क्या था, कैसा काम था? दर्शकगण, सबसे पहला जो मुझे प्रोजेक्ट मिला था वो यहाँ पे नीलेश मिश्रा जी, जिनका एक बहुत बढ़िया शो आता है और वो हजरतगंज के बारे में बहुत अच्छा बोले हैं और यहाँ की आन बान शान भी कहे जाते हैं। उस दौर में वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक शो यहाँ पे बनाया था जिसका नाम था भटक लीना बावरे। जी हाँ दोस्तों, ये भटक लीना बावरे लाइफ ओके जो बाद में कलर्स बना, उस पे ये सीरियल आता था। तो उसमें मैंने एक शुरुआत करी थी, एक बहुत छोटा सा किरदार था, लेकिन उस किरदार से फिर धीरे धीरे यात्रा बढ़ती रही और उस यात्रा से यात्रा करते करते ये 15 वर्षों की। अच्छा, ये जो आपका जो लाइफ ओके का शो था उसमें आपको क्या किरदार था? किरदार यूं तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा कैरेक्टर था। कैरेक्टर बेसिकली ये था कि 2 मेल लीड बैठे होते हैं और मुझे केवल एक बाबू बन के एक मिसल हाथ में दबा के आना होता है और बस एक छोटा सा डायलॉग बोलना होता है, मतलब एक शुरुआती। ठीक है, लेकिन वो पहचान बनी, वो पहचान बनी, यानी कि आप नए उभरते हुए कलाकारों को आप ये बताना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं। एक बिंदु अगर मिलता है, भले वो 30 सेकंड का हो, बिल्कुल, लेकिन आपकी अदाकारी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, एक तो छोटी, उसके बाद फिर आपकी यात्रा, फिर उसके सेकंड पड़ाव, उसके बाद फिर मैंने भूख द वॉर करी। भूख द वॉर में अच्छा कैरेक्टर मिला। उसके डायरेक्टर और राइटर रहे हैं महमूद खान साहब, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे आज की डेट में, और अभी एक कुछ शो करने जा रहे हैं, उसमें भी उनसे मेरी बात चल रही है। तो उसमें मैंने पंकज द्विवेदी नाम के एक हेड कांस्टेबल का कैरेक्टर किया था, वो क्लिक हुआ। फिर उसके बाद और लंबी यात्रा करते करते बहुत सारी फिल्म्स करता रहा मैं, वो भले ही 1 डे 2 डे कभी। अच्छा, एक चीज, शायद मुझे लगता है कि आपने लखनवी इश्क में भी एक्टिंग किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लखनवी इश्क में भी, बताइए। बिल्कुल, लखनवी इश्क में भी किया। देखिए, दर्शकों को बताता मैं अवश्य, मुझे याद नहीं था। दरअसल क्या है कि आपके लखनऊ के क्षेत्र के रहने वाले लोग वो आपको जानते हैं, हाँ, लेकिन हमारे दर्शक पूरे हिंदुस्तान में नहीं, मैं समझता हूँ सही। तो जब आप बताएंगे तो हमारे दर्शक आपके अभिनय को देख पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो लखनवी इश्क में काम जो किया वो पर्दे तक पहुंची नहीं ना। अच्छा, पर्दे तक, हाँ, समस्या ये रही। अच्छा, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा लेकिन क्या होता है जी कि किसी भी अच्छे फिल्म में काम करना, देखिए आज नहीं पर्दे पर कल आएगी, बिल्कुल, फिल्म तो आएगी। मैं आपको ऐसी बहुत सी फिल्में बता दूंगा जी, जिस फिल्म में बड़े बड़े एक्टरों ने अभिनय किया जी, और 14 साल बाद। चलिए, ईश्वर करे कि 14 साल में बनी, माँ सरस्वती विराजमान हो। तो और ये कोई सिनेमा है, सिनेमा। और हमारी लखनवी ईश्वर करे कि आप इस समय आपकी बारी में वाकई माँ सरस्वती विराजमान हो और वो रिलीज हो। उसके ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसकी किसी बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका? उसके बाद बहुत सारी फिल्में करी। पगलेट करी, उसमें आशुतोष राणा के पंडित का किरदार किया। अच्छा, तो आशुतोष राणा के साथ जो आपने पगलेट की थी, जी, आपका क्या अनुभव आशुतोष राणा के बारे में बताइए। बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप तो नए कलाकार थे, आपको उतना रिस्पेक्ट दिया उन्होंने? बिल्कुल रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि आशुतोष राणा के बारे में एक बात जो वो सब लोग जानते हैं कि वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। ये बात तो सही है। वो डाउन टू अर्थ इसलिए भी हैं क्योंकि वो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, और जो कलाकार या अभिनेता या अभिनेत्री जमीन से जुड़ा होता है उसे उसकी सारगर्भिता के विषय में मालूमात होती है। तो एक तो ये रहा। इसके बाद फिर मैंने लकी वुड करी, वो भी इत्तेफाक से अभी रिलीज नहीं हुई है। वो डायरेक्टर राइटर समीर रिजवी हैं, वो भी अच्छे मित्रों में आते हैं हमारे, तो वो भी पायदान पे ही है। और फिर धीरे धीरे मंजिलें आगे बढ़ती रही, कारवां बढ़ता रहा, लोग मिलते रहे, आप जैसे लोग आते रहे। अब हम तो समझ रहे हैं आपकी यात्रा बड़ी संघर्ष में। जी। अच्छा, अभी जो आजकल के जो नए कलाकार हैं, जी, जो भी हैं, नए बच्चे हैं या जी, मनुष्य हैं, इस युवा पीढ़ी को आप अभिनय में आने से पहले कुछ कड़वे सच बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते, बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है हमारे साहिल जी ने कि अभिनय क्या है। एक तपस्या है, और वही तपस्वी विजयी होता है, वही तपस्वी जीतता है जो इस अभिनय यात्रा का मूल मंत्र समझ जाता है। इसलिए अगर आप रुपए पैसे के लिए आ रहे हैं या आप
ये समझ रहे हैं कि आप एक दिन में सुपरस्टार हो जाएंगे, या आपको ये लगने लगे कि यार एक्टिंग है, एक्टिंग में धीरे धीरे काम करके हम बहुत पैसा कमा लेंगे। तो ये होता है, लेकिन समय लगता है। तो आप कभी रुपए पैसे के पीछे मत भागिए, आप पहले अपने अभिनय को मजबूत कीजिए, सुदृढ़ कीजिए, और काम के पीछे भागिए और सही लोगों के पीछे भागिए। क्योंकि देखिए भाई, मेरा सीधा सीधा एक 99 और 1% का फॉर्मूला है। यहाँ 99% लोग आपको फेक मिलेंगे, जो आपका सिर्फ मिसयूज करेंगे। आपको वो 1% खोजने हैं जो राइट पर्सन, हाँ राइट पर्सन, कि जो आपको सही मायने में आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी सहायता। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा मेरे मन में भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहता हूँ आपसे, बेझिझक होके पूछे, मैं आपके सारे प्रश्नों का जी जी जी। वाजपेयी जी हिंदी फिल्में और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में जी पिछले 5 सालों से क्षेत्रीय भाषाओं का जो प्रभुत्व आया है जी, इधर प्रॉफिटेबल, बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ हिंदी से ज्यादा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन बिल्कुल। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिल्कुल। और हिंदी का इस समय दबदबा कम हो रहा है। जी तो या जो फिल्में हिंदी की हिट हुई हैं वो रीजनल शब्दों से प्रभावित हैं, जी, उसकी जो पृष्ठभूमि है क्षेत्रीय रही। बिल्कुल। तो एज ए एक्टर होने के नाते आपके आजकल के जो नए नए जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर लगे पैदा हो रहे हैं, उनको क्या सजेशन देंगे कि खालिश हिंदी बनाएं या क्षेत्रीय भाषाओं के पुट को लेके बनाएं? देखिए, सबसे पहला संदेश मैं उनको ये देना चाहूंगा कि अगर वो चाहे क्षेत्रीय बनाए, चाहे वो अपने प्रदेश स्तर की बनाए, या चाहे वो हिंदी बनाए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भाषा बनाए, लेकिन पहले उसकी सारगर्भिता को समझें, उस भाषा का उन्हें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, है ना? अगर उन्हें ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी बनाएंगे, वो ना कहीं दिखेगा, ना बिकेगा, ना छपेगा। अच्छा, किसी फिल्म के लिए जो अहम रोल आपके हिसाब से, जी, कोई फिल्म है, सीरियल है, शॉर्ट फिल्म है, जी, उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए और आपके हिसाब से वो बुनियाद कैसी होनी चाहिए? देखिए, किसी भी अगर हम फिल्म की पृष्ठभूमि की बात करें तो उसकी बुनियाद जो होता है वो अभिनेता या अभिनेत्री होती है। कहानी होती है। मैं कहानी पे ही आ रहा था। अच्छा। लेकिन अगर मैं एक उसकी बात करूं, एक सही मापदंड की बात करूं, तो अगर अभिनेता अभिनेत्री अच्छे नहीं होंगे तो सर आप लाख अच्छी कहानी बना लीजिए। इसलिए पूछा आपसे, जी, एक फिल्म आसान आई थी। जी बिल्कुल, वो कहानी की वजह से चली थी, जाहिर सी बात है, कोई नहीं जानता था। हाँ, बिल्कुल। तो कहानी की वजह से फिल्म अपने आप को प्रेजेंट कर, बिल्कुल। तो मुझे जहां तक नहीं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। मुझे जहां तक लगता है कि नए जो युवा बच्चे हैं, नई जनरेशन है जी, उनको चाहे शॉर्ट फिल्म बनाए, चाहे सीरियल में, चाहे वेब सीरीज बनाए, और चाहे सिनेमा बनाए, उनको एक मूल और अद्भुत कहानी की खोज करनी चाहिए। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि उनको अपने साथ किसी अनुभवी व्यक्ति को साथ में रखना चाहिए? ये नितांत आवश्यक है सर। लेकिन आजकल तो नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि वो वही 99 और 1% वाला फॉर्मूला, कि उनको वो जो 99% वाले लोग हैं वो इतना लुभावित कर देते हैं अननेसेसरी की बातें करके कि हम आपको ये किरदार दे रहे हैं, हम आपको ये बजट दे रहे हैं, हम आपको ब्ला दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि वो उनको उस चीज का ज्ञान नहीं होता है और इनको नए नए मुर्गे और बकरे मिल जाते हैं। तो ये कड़वा है लेकिन सच है। जी। अब हम इन चीजों को आपके अभिनय यात्रा से जी समेटते हुए हम थोड़ा सा आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा आखिरी पड़ाव ये है कि आप अपनी अभिनय यात्रा को किस मुकाम तक, शिखर तक ले जाने का सपना देखते हैं और उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं कि भाई मैं ये मुकाम पा सकता हूं? क्योंकि आपकी इस स्टोरीज को जो भी हमारे चरण में नया व्यक्ति देखेगा जी, उससे प्रेरित होगा और उसे लगेगा कि मुझे भी इसी फार्मूले पे काम करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने साहिल जी। देखिए, अभिनय की जहां तक बात आती है तो जैसे होता नहीं कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है मानव शरीर को चलाने के लिए, वैसे ही मैं अभिनय को अपने जीवन की दृष्टि से देखता हूं। और मुझे सेलिब्रिटी बनने की कोई चाहत नहीं है, मैं महान अभिनेता बनना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बस इतना जरूर करना चाहता हूं कि आज जो बेहतर, चाहे वो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, या इस विधा से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो जो एक स्ट्रगलर हो, तो ईश्वर मुझे इस लायक कर दे
ताकि मैं उसके लिए कुछ आगे बढ़ के कर सकूं। अच्छा, अभी हम आते हैं उत्तर प्रदेश से जी। यूपी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के आर्टिस्टों को काम मिले। जी। तो जो भी कास्टिंग यहाँ होती है, मैं समझता हूँ कि किसी को बहुत बढ़िया एक्टिंग में मतलब बहुत अच्छा रोल नहीं दिया जाता है, और इसके पीछे जो है क्राउड लोग, तो क्या उत्तर प्रदेश में कलाकारों की कमी है, या जो यहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो नहीं चाहते हैं, या बम्बई से जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के रिजेक्टेड लोगों को क्राउड में खड़ा करके वो सरकार को ये साबित करना चाहते हैं कि हमने बहुत से लोग काम किया। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ये पॉडकास्ट जो है, इसके माध्यम से बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस पे मैं पहले भी काफी बोल चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है वहां तक भी जाए, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात जाए। उनको ये पता चलना चाहिए कि प्रदेश स्तर पे कलाकारों का हनन किस प्रकार किया जा रहा है। ये संज्ञान में सरकार बिल्कुल उनके संज्ञान में होना चाहिए। देखिए, होता तो सरकार को ऐसा नियम बना दे कि भाई हाँ, आप इनको काम दे रहे हो, बिल्कुल, तो ऐसा क्यों नहीं करती यूपी सरकार? जी, आप लोग मान कीजिए कि सर एक पैनल, आप जो आर्टिस्टों का एक पैनल प्लेटफॉर्म बनाइए, विदाउट फ्री वहाँ रजिस्टर्ड कर दीजिए, और जो भी वर्ड से जो सिनेमा बनाने आएगा उस पोर्टल में जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को काम देंगे। जिससे दो फायदे होंगे, उनका मनी का शोषण नहीं होगा, और सही कलाकार का ऑडिशन क्लिप सरकार के पोर्टल पे रहेगा, और सही व्यक्ति को काम मिलेगा। बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। जो मैं कहना चाह रहा था उसको मैं थोड़ा सा और पॉलिश करूंगा। देखिए, यहाँ पे काम बराबर आ रहा है, प्रदेश स्तर पे बराबर काम हो रहा है, लेकिन होता दरअसल ये है कि ये जो 99 और 1% का जो फॉर्मूला चल रहा है, ये 99% लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये 1% जो टीवी फिल्म मार्केट प्रोफेशनल्स हैं, इनको बेहतर दाम, बेहतर काम और बेहतर चरित्र भूमिकाएं निभाने का एक अभूतपूर्व कार्य किया है। अच्छा, देखिए, लखनऊ दूरदर्शन है वही प्रोग्राम, तो लखनऊ दूरदर्शन इस तरह के प्रोग्राम क्यों नहीं बनाता है? इसके लिए आप लोगों ने कोई आंदोलन, कोई क्रांति, अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, जबकि दूरदर्शन का फर्ज है कि क्षेत्रीय भाषा का दूरदर्शन चलाने का मतलब ये है कि लोकल आर्टिस्टों को ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए, उन्हें इतना अच्छा आर्टिस्ट बना दिया जाए कि वो किसी भी दुनिया में अपने अभिनय का पताका फहरा सके। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने दोबारा प्रश्न किया है, और मैं इसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। देखिए, जहां तक दूरदर्शन की बात है, दूरदर्शन वो बिंदु है, वो एक दृष्टिकोण है जिसकी वजह से टीवी का जन्म हुआ था, फिल्म का जन्म हुआ। शाहरुख खान का भी जन्म, बिल्कुल, सब बड़े एक्टर वहीं से पैदा हुए हैं। तो हमारी बात दूरदर्शन तक गई है, और हम इस विषय में उनसे मिलने वाले भी हैं बहुत जल्दी। और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम सरकार को फिर ये संज्ञान में देना चाहते हैं, जो बात अभी आपने कही है वही सरकार को करना चाहिए सर। इससे होता दरअसल क्या है कि जो योग्य हैं, जिनके घर का चूल्हा एक ही केवल इसी काम से चलता है, वो बेचारे आज की डेट में उधार लेने पे मजबूर हैं। वो आज की डेट में किसान से ज्यादा बुरा उनका वो हो गया है, शोषण हो रहा है। उससे ज्यादा वो, जैसे हमारे दिहाड़ी मंजूरी करने वाले लोग हैं, वो दिहाड़ी समझ के उनको पेमेंट किया जा रहा है। तो ये कहाँ तक नैसर्गिक है? कहीं से नैसर्गिक नहीं है। मैं इसका पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करता हूँ। अच्छा वाजपेयी जी, अब हम आपसे 5 सवाल पूछें। बिल्कुल, आप यक्ष के 5 सवाल, और आप 5 सवाल के बाद जो है हमारे इस प्रोग्राम का अंतिम पड़ाव होगा। जी बिल्कुल। आप हीरो में जी इस समय आप किसको हीरो मानते हैं कि रियल हीरो है और ये सिनेमा के लिए सही हीरो है आपकी निगाह में? देखिए, हीरो तो मैं किसी को कमतर या ज्यादा नहीं कहने का कोई हक रखता हूँ, क्योंकि कारण क्या होता है कि ये जैसे 5 नाम, सलमान खान है, शाहरुख खान है, मैं वही पे आ रहा हूँ। देखिए, 5 नाम की बात अगर मैं करूंगा तो मैं उसको रियल हीरो मानता हूँ, जो जैसा फिल्मी पर्दे पे है वैसा ही वो असल जिंदगी के पर्दे पे है। जैसे उनमें नाम में लेना चाहूंगा अक्षय कुमार सर का, उसमें नाम लेना चाहूंगा सोनू सूद सर का, उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा सलमान खान का। आपके हिसाब से अमिताभ बच्चन एक्टर नहीं? बिल्कुल हैं। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन की मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सर इस लायक हैं, इस योग्य हैं, तो आपको जनता के लिए खड़े रहना चाहिए सर। अच्छा, हीरोइन के मामले में आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी?
सर थोड़ा सा मैं महिला प्रधान में थोड़ा सा सकुचाया जाता हूं। सिनेमा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना आपका ही सपना हुआ यार मैं इसके साथ काम करूं। नहीं मैं बताना चाहूंगा, देखिए बहुत सारी के हीरो ना बने बाप तो बन सकते हैं। बहुत सारी अब देखतियां हैं जिसमें माधुरी दीक्षित जी हैं, वो मुझे बहुत पसंद है और मेरा सौभाग्य होगा जिस दिन मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, मतलब वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन। अच्छा, विलेन के रूप में किसे देखना चाहते? विलेन के रूप में तो एक थे जो मेरे मतलब ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ आप सभी के करम से, मालिक के आशीर्वाद से, लेकिन आज वो इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनका नाम और उनकी जो रौबीली आवाज है अमरीश पुरी साहब। अच्छा, अमरीश पुरी साहब के साथ काम करने का बड़ा मन था, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी बेस्ट विशेस हमारे साथ हैं। और बाकी आज की डेट में जो प्रेजेंट टाइम में जो विलन है, अगर मैं उनकी बात करूं तो पुराने विलेन की अगर बात करूं तो उसमें शक्ति कपूर जी हैं, रजा मुराद साहब हैं, गुलशन ग्रोवर जी हैं, लेकिन अगर करंट टाइम में मैं अपने विलेन की बात करूं तो जो ग्रे शेड में बहुत ज्यादा जिन्होंने इस समय हंगामा मचा रखा है वो एक ही नाम गूंजता है सर, प्रकाश राज। दूसरा एज ए डायरेक्टर जी किसको मानते हैं कि द बेस्ट डायरेक्टर है आज के डेट में? सर बहुत सारे डायरेक्टर बेस्ट हैं, किसी एक के नाम की अगर मैं चर्चा करूंगा तो बाकी लोग देखिए जिनके साथ मैंने काम किया है मैं उन्हीं का नाम ले लेता हूँ। विनाश दास सर हैं जिनके साथ मैंने भी इन गलियों में किया और उन्होंने इस मिट्टी के धूल को एक तरीके से गुलाब का फूल बना के उन्होंने मिश्रा जी की भूमिका में मुझे सभी के सामने उद्घाटित किया। और उस फिल्म से कम एक ये हुआ कि लोगों को पता चला कि उत्तर प्रदेश स्तर पे भी लोगों का चयन अच्छा होता है, मूल्यांकन अच्छा होता है, उनको बजट अच्छा दिया जाता है। तो मैं तो ईश्वर से रोजाना यही प्रार्थना और कामना करता हूं कि इन गलियों में के जैसे मेकर्स यहाँ पे आए, इन गलियों में की जैसी टीम यहाँ पे आए और ऐसे डायरेक्टर यहाँ पे आए जो सही मायने में लोगों को जान सके, समझ सके। कहते नहीं कि एक हीरे की जो परख होती है वो सोनार को या हीरे के पारखी को ही होती है। और बाकी अगर बड़े डायरेक्टर्स की बात करूं तो सर जिनके साथ मेरा मन है, जिनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिले, उसमें अनुराग कश्यप सर हैं, तिग्मांशु धूलिया सर हैं, उसमें बहुत सारे नामों में अपने नीरज पांडे सर हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा। दर्शकों, आपने जैसे देखा उत्कर्ष वाजपेयी जी ने अपने दिल की बात रखी, आपको एक मार्गदर्शन भी दिया है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि एक आखिरी शब्द जो है हमारे दर्शकों के लिए बोल दीजिए कि भाई इनका इंटरव्यू आप लोग देखिए, इनकी कला को, इनके अभिनय को सराहिए और सब्सक्राइब भी लाइक कीजिए और हमारे दर्शकों को, आप अपने दर्शकों को संदेश दे दीजिए। देखिए, जहाँ से मैंने अपने इस इंटरव्यू का आगाज किया था, अब मैं उसी पे इसको अंजाम तक लेके जा रहा हूँ और वो अंजाम ये है कि फिर से एक बार मैं पुनः वही चीज दोहराऊंगा कि जुनून जो होता है, जुनून होना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आप इस विधा में आ रहे हैं तो जुनून और पेशेंस को पूरी तरीके से लेके आइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, वो जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।